हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और सीयूटी की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। मेरा नाम है शिखर सिंह। दोस्त, मेरी ये वाली जो सीरीज है वन शॉट प्रोवाइड करने वाली, इसमें मैंने आपको कुछ वन शॉट प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मेरे पास सॉलिड स्टेट। तो आई होप कि आपने मेरा सॉलिड स्टेट वाला वन शॉट देख लिया होगा, जिसमें मैंने अंडर 60 मिनट आपको पूरा चैप्टर कवर कराने की कोशिश करी है। और ऑब्वियसली जो चैप्टर है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, लेकिन उसमें मैंने पर्टिकुलर एज इट इज जहां से क्वेश्चन आता है वो मैंने बताया। तो प्लीज उसको देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो टाइम है वो 30 दिन वाला टाइम है ना। तो इतने में अपन को पूरा डिटेल स्टडी तो कर नहीं पाएंगे। तो जहां से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट जहां से क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वर्ड से यहां से क्वेश्चन आता है, तो उसका मैंने वन शॉट प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, बहरहाल अभी अपन करने वाले हैं सॉल्यूशंस का वन शॉट। इसको अपन पूरा डिटेल फॉर्म में करेंगे, और जहां से सीयूईटी में क्वेश्चन आता है, जो पीवाईक्यूज हैं वो भी मैं आपके लेके आया हूं, तो वो सब अपन करने वाले हैं। तो मेरे जो भी साथी यहां पे जुड़े हुए हैं, प्लीज सेशन को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चैनल सब्सक्राइब करिएगा, है ना। मैं शुरू करता हूं, और सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि भैया एग्जैक्टली ये सॉल्यूशंस है क्या है सॉल्यूशन, कि उसके नाम पे भैया तुमने पूरा चैप्टर ही बना दिया है। तो भाई सॉल्यूशन कुछ नहीं है। मैंने चाय बनाई, सॉल्यूशन हो गया। मम्मी ने शिकंजी बनाई, सॉल्यूशन हो गया। मम्मी ने घर में चाशनी बनाई है, कौन सी चाशनी? इश्क दी चाशनी नहीं, वो जो चाशनी बनती है जैसे हम गुलाब जामुन में डालते हैं, वो चाशनी बनाई, सॉल्यूशन हो गया। तो भैया मोटा मोटा इतना समझ में आया कि जो सॉल्यूशन है उसमें, अगर मान लीजिए कि मैंने अभी 5 मिनट पहले चाय पी थी, तो चाय की जो पहली सिप थी और जो चाय की आखिरी चुस्की थी, दोनों चुस्की में टेस्ट सेम था, है ना। हाँ, टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया, लेकिन टेस्ट सेम था। अदरक की क्वांटिटी उतनी ही थी। तो भैया सॉल्यूशन जो हम यहां पढ़ने वाले हैं वो है मेरे पास होमोजेनस मिक्सचर वाले, होमोजेनस, है ना, जिसका जो यूनिफॉर्मिटी है वो सेम रहती है थ्रू आउट द मिक्सचर। तो आप समझ गए सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन आर द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट। पर ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर में अपन लोग सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट के पढ़ने वाले हैं। अब अगर मेरे पास 2 कंपोनेंट आ गए हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे पास 2 कंपोनेंट आ गए हैं किसी सॉल्यूशन में, कोई सॉल्यूशन है, प्लीज समझिए चलिएगा, उसमें मेरे पास 2 कंपोनेंट है ना, एक है कंपोनेंट ए और दूसरा है कंपोनेंट बी। एक है मेरे पास कंपोनेंट ए और दूसरा है मेरे पास कंपोनेंट बी। जब मेरे पास 2 कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, तो इसको बोला जाता है दीज आर नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन, है ना। जैसे आपको पता है, जो कंप्यूटर वाले हैं, कंप्यूटर वालों असेंबल, बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होता है, मतलब बाइनरी क्या होता है, बाइनरी का कंप्यूटर लैंग्वेज में बोला जाता है 0 and 1। तो बाइनरी का मतलब हुआ 2, तो यहां पर मेरे पास 2 कंपोनेंट होते हैं 0 and 1, तो दिस इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। तो ये हो गया है आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन। देन अब भैया एक मैंने सॉल्यूशन बनाया है, वो 2 कंपोनेंट से मिलके बड़ा है। तो भैया कोई एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा, कोई एक कंपोनेंट होगा जो कम क्वांटिटी में होगा। समझते हुए चलना, एक कम क्वांटिटी में, एक ज्यादा क्वांटिटी में। तो जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है ना, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा, हम उसको क्या बोलते हैं, उसको अपन प्यार से बोलते हैं सॉल्वेंट। वो होता है मेरे पास प्यार से सॉल्वेंट। और जो कम क्वांटिटी में होता है वो होता है सॉल्यूट, वो होता है सॉल्यूट। तो क्या समझे, जो सॉल्वेंट है वो तुम्हारा मोर इन क्वांटिटी होता है, या फिर मेजॉरिटी इन क्वांटिटी, मेजर इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में मेजर होता है। और यही जब मैं सॉल्यूट की बात करूंगा तो ये आपका माइनर इन क्वांटिटी होता है, ये आपका माइनर इन क्वांटिटी होता है, या फिर लेसर इन क्वांटिटी होता है। तो भैया मोटा मोटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट अपन समझ गए हैं, जिसमें आपको कभी ना कभी प्रॉब्लम बहुत आती होगी कि मास्टर सॉल्यूट कम होता है या सॉल्वेंट ज्यादा होता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब सुनिएगा, इसको ध्यान कैसे रखना है। कभी कभी तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि मास्टर सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या होता है, एग्जैक्टली ध्यान नहीं पड़ रहा है। तो सुनिएगा, जब आपके पास, हाँ भाई ठीक है, जब आपके पास जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, जैसे यहां अगर आप देखोगे तो 7 लेटर्स है ना, यहां अगर आप देखोगे तो 7 लेटर्स है, और यही अगर आप इधर काउंट करने जाओगे तो आपको 6 और सिर्फ 6 लेटर्स मिलेंगे। तो इस तरीके से भी याद कर रख सकते हो कि भैया यहां पे मेरे पास 7 लेटर हैं तो ये ज्यादा क्वांटिटी में होगा, 6 लेटर हैं तो कम क्वांटिटी में होगा। जिस तरीके से याद रख पाओ, मैंने हर तरीका आपको बता दिया। क्लियर? क्लियर है? हाँ भाई, किसी को कहीं भी दिक्कत आए तो प्लीज पूछते हुए चलना। क्लियर है? कॉमेंट बॉक्स में अपना बता दीजिएगा कि हाँ मास्टर क्लियर हो गया है, आगे बढ़ो।
अब जब इतना कुछ हो गया है तो थोड़ा सा यहां पे समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा वाइट है पर आपको दिख जाएगा कि जो ज्यादा क्वांटिटी में, अब अगर मैंने बोला कि मेरे पास सॉलिड सॉल्यूशन प्रेजेंट है, समझने की कोशिश करना, मैंने बोला सॉलिड सॉल्यूशन प्रेजेंट है, अगर सॉलिड सॉल्यूशन बोल दिया है तो इसमें जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो होगा सॉलिड। सेम चीज अगर मैं गैसियस सॉल्यूशन बोलूंगा तो जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा मतलब जो सॉल्वेंट होगा वो आपकी गैस रहेगी। इसके जो एग्जांपल्स है बस एक बार आप गो थ्रू कर लेना, यहां से क्वेश्चन नहीं आता है पर एक बार बस आप देख लीजिएगा। जैसे गैस लिक्विड है तो ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है, या फिर जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल होता है वो होता है लिक्विड इन सॉलिड का। आपको पता है कि जो मेरे पास मरकरी है ना, मरकरी जिसको पारा भी बोलते हैं, भैया पारा चढ़ गया, पारा चढ़ गया मतलब मरकरी जो है वो अपन किससे दिखाते हैं, रो इज इक्वल्स टू mgh, है ना, तो उसकी हाइट बढ़ जाती है। अरे फिजिक्स में है ना रो इज इक्वल्स टू mgh, तो हाइट बढ़ जाती है। तो वो जो मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, अकेली ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। और जब मैं मरकरी को कोई भी ऐसी मेटल जो सॉलिड फॉर्म में है, आप चाहे सोडियम ले लीजिए और आयरन ले लीजिए, तो फिर उसको अपन टर्म देते हैं अमलगम। अगर कहीं अमलगम लिखा हुआ है दैट मींस कि यहां मेरे पास मरकरी पक्का प्रेजेंट है, उसके सामने कौन सी मेटल है, सिल्वर है, गोल्ड है, सोडियम है, आयरन है, दैट डजंट मींस, है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गया। अमलगम अगर कहीं लिखा है तो ध्यान रखना मरकरी के बारे में बातें हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपको मैंने पहले ही बता दिया। अब आते हैं अपन कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे। देखो सबके नोट्स यहां लिखे हुए हैं, सबके नोट्स यहां पे लिखे हुए हैं, नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन जब तक कोरे कागज पर चीजें समझ में ना आए तब तक मजा नहीं आता है ना। तो चलिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कितनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, क्या है वो अपन समझ लेते हैं, फटाफट से आ जाइएगा। सबसे पहली जो मेरी कॉन्सेंट्रेशन आती है वो आती है मास परसेंटेज, है ना, मास परसेंटेज। आना भाई, मास परसेंटेज क्या होता है वो देख लेते हैं, फटाफट से आ जाओ। मास परसेंटेज, अब अगर मैं मास परसेंटेज के पास आऊंगा, मैंने बोला कि पूरा जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो हम बाइनरी सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग चलाने वाले हैं। तो अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो 0 और 1 होगा, मतलब दो मेरे पास कंपोनेंट होंगे। तो इसमें अगर मुझे मास परसेंटेज निकालना है तो यहां आता है मेरे पास कोई भी एक कंपोनेंट का मास, मास ऑफ कंपोनेंट ए या फिर कंपोनेंट 1, अगर मैं कंपोनेंट 1 एंड 2 ले रहा हूं, ऐसे ले रहा हूं, तो मास ऑफ कंपोनेंट 1 डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या आएगा, यहां आएगा मेरे पास मास ऑफ कंपोनेंट 1 प्लस मास ऑफ कंपोनेंट 2। ठीक है, अब ये बोलना भैया परसेंटेज है, परसेंट का मतलब आप समझते होगे, परसेंट का मतलब है पर 100 में, मतलब 100 में से कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास इनटू 100। मैटर सॉल्व, मैटर खत्म हो गया। ये है मेरे पास मास परसेंटेज का फॉर्मूला। लिख रहे हो, अच्छी बात है, लिख सकते हो, साथ साथ लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात मैंने नहीं बता दी है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आप यहां नीचे चाहो तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। अरे भैया सॉल्यूशन मेरा 2 ही कंपोनेंट से बना है, तो चाहे तुम कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 का मास ऐड करो या टोटल सॉल्यूशन लिखो, बात तो एक ही है। अरे एक ही बात है। नेक्स्ट, अब यहां पे मैं लिखूंगा वॉल्यूम परसेंटेज। जब मैं वॉल्यूम परसेंटेज की बात करूंगा तो इधर मेरे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 1, है ना। अब अगर वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है तो मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूंगा, ml के बारे में बातें करूंगा, ठीक है, ml हो गया, लीटर, इनके बारे में बातें करूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 1 डिवाइडेड बाई, यहां आएगा मेरे पास वॉल्यूम, या फिर इसकी जगह मैं अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दूं तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दूं तो बढ़िया, इनटू आप कर दीजिएगा 100, ये 100% हो जाएगा। एक और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब ये मास बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, अब देखो यहां पे 100 है तो प्लीज परसेंट का साइन ऑटोमेटिकली लगा लेना, और इनकी यूनिट कुछ नहीं होगी, परसेंट है तो परसेंट ही आएगा, कोई यूनिट नहीं होगी। नेक्स्ट, अगर मास बाय वॉल्यूम है तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर मास आएगा नीचे वॉल्यूम आएगा, बाई अगर कहीं आ जाता है तो इसका मतलब है कि जो लिखा हुआ है उसको मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा, ठीक। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 1 डिवाइडेड बाय यहां आ जाएगा मेरे पास टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा मेरे पास इनटू 100%, इनटू 100%। कोई दिक्कत, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा फटाफट से, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं आएगा, इतना मान के चलता हूं। क्लियर, 2-3 हो गए मेरे पास। फोर्थ समझने की कोशिश करना।
फोर्थ मेरे पास आता है, एक तो वैसे पार्ट्स पर मिलियन भी होता है, पार्ट्स पर मिलियन, अगर मैं पार्ट्स पर मिलियन लिख रहा हूं, पार्ट्स पर मिलियन, फटाफट से सुनिएगा, अगर मैं पार्ट्स पर मिलियन के बारे में बातें कर रहा हूं तो क्या होगा, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन मेरे पास इधर 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 इधर, पार्ट्स पर मिलियन कहां से आएगा, ये आएगा जो भी मेरे पास, जिसका भी अगर आप निकाल रहे हो तो टोटल या फिर पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट, जो भी मेरे पास कंपोनेंट है उसका पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट वन डिवाइडेड बाय यहां पे टोटल पार्ट्स कंपोनेंट वन और उनके, बस। अब जैसे परसेंट है तो पर 100, अगर मिलियन आ जाता है तो 10⁻6, एक मिलियन में कितने होते हैं, 6 जीरो होते हैं, तो 10⁻6 आ जाता है। दैट्स फिफ्थ है जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज मोल फ्रैक्शन। फिर आपके पास आता है मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन समझने की आप कोशिश करिएगा। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो डिनोट कैसे करते हैं, जो मोल फ्रैक्शन डिनोट करते हैं, अगर मैं स्टाइल से एक्स बना दूंगा तो ये होता है मोल फ्रैक्शन, जिसको काई भी बोला जाता है। तो अब मेरे पास दो कंपोनेंट है, ठीक है, तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन निकालूंगा तो क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट वन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट वन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू। बढ़िया है, बढ़िया है। यही अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ टू निकालूंगा तो ऊपर आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टू डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब मोल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब होता है कि वन अकॉर्डिंग टू वन, है ना, वन के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं, तो काई वन प्लस काई टू क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। तो अगर यहां से मैं कोई एक निकाल लिया, मान लो मैंने काई वन निकाल लिया, मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वन निकाल लिया, तो दूसरे का आपको पूरा ये माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, आप यहां से काई टू की जगह आप वन माइनस काई वन लगाओ, मैटर सॉल्व हो जाएगा, मैटर सॉल्व हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लगाइए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं इसको काम करूंगा, आगे मैं इसका यूज करूंगा, ठीक है। अपने पास कौन कौन से हो गए, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम जिसको बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन हो गया है। सिक्स्थ जो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो सबसे ज्यादा फेमस है, यूएसपी है पूरे सॉल्यूशन का, वो है मेरे पास मोलैरिटी। फटाफट से देखते हुए चलिएगा, वो है मेरे पास मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी का तो भैया सबको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या आता है मेरे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो किस में रहेगा, लीटर में रहेगा, किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही अगर मैं मोलैलिटी से इसका कंपैरिजन करता हूं, पहले तो जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ यहां पे आर है, यहां पे एल है, समझे, यहां पे आर है, यहां एल है, तो क्या आता है, ये आएगा मेरे पास नंबर ऑफ, न्यूमरेटर सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये आपका सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो रहेगा मेरे पास केजी में, वो रहेगा मेरे पास केजी में, ठीक है, ठीक है, बस ये हो गई है मेरे पास कहानी। क्लियर, क्लियर है, ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। इतना अगर आप लोगों को क्लियर हो गया हो, वैसे हो गया होगा, इसमें कोई ज्यादा बहुत मैंने नई बात नहीं बताई है, ये दोनों चीजें आपने पहले ही पढ़ रखे हो। नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिंक आपका पिन हो जाएगा, तो वहां से आपको नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। चल जाएं क्या, बढ़ जाएं, आइए बढ़ जाते हैं। इन सब के नोट्स भी आपको इन्हीं के साथ मिलेंगे, है ना। क्वेश्चन अगर आपको करना हो तो यहाँ पे क्वेश्चन प्रेजेंट है, इजी रहेगा। मोलैरिटी आपको निकालनी है, ये दे रखा है, तो क्या रहेगा, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। हाँ, एक काम करता हूं, यहां पे मैं इनके साथ इनकी यूनिट भी लिख देता हूं। इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मोल पर लीटर, और इन भाई साहब की जो यूनिट होती है वो होती है मेरे पास मोल पर केजी, मोल पर केजी। चलिए क्वेश्चन कर लेना, पीडीएफ में डाल दूंगा। अब एक और टर्म मेरे पास आती है, 7 हो गई, एर्थ, जहां से रेयरली क्वेश्चन आता है, पर अगर आया तो गलत मत करिएगा, वो है मेरे पास नॉर्मेलिटी, वो है मेरे पास नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी से क्वेश्चन क्या आता है, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं क्या क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आया कि आपको क्या लिखा हुआ है, फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ 3m सोल्यूशन ऑफ, मान लीजिए मैंने लिया यहां पे ALOH का होल थ्राइस, एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड ले लिया मैंने।
इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो बस आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, वो है मेरे पास नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। दिस इज योर फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। ध्यान रखना ये जो है मेरे पास कैपिटल एम, ये मोलैरिटी रहेगा, कैपिटल एम रहेगा, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। तो देखो अब क्या आ जाएगा, ये आएगा मेरे पास मोलैरिटी क्या है 3, एन फैक्टर कितना है। अब ये एन फैक्टर शायद आपको नया टर्म लगे। देखो एन फैक्टर क्या है, यहां पे अगर मेरे पास AlOH का होल थ्राइस प्रेजेंट है, तो देखो यहां पे क्या आएगा, इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो क्या आएगा Al3 पॉजिटिव प्लस थ्राइस ऑफ OH नेगेटिव। तो एन फैक्टर जो मेरे पास डिफाइन करता है वो है मेरे पास कि कितने आइंस में जो कंपाउंड है वो डिसोसिएट हुआ है, जो मेरे पास कंपाउंड है वो कितने आइंस में डिसोसिएट हुआ है। अब कितने आइंस में डिसोसिएट हुआ है, इसके लिए यहां पे आपको देखना पड़ेगा। एक आयन तो ये रहा, हालांकि आयन पे चार्ज 3+ है, उससे कोई मतलब नहीं है अपन को, तो Al3 पॉजिटिव प्लस थ्राइस ऑफ OH नेगेटिव। तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू कितने हैं 4 है, 3 इंटू 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास 12N। बस समाप्त। 12N वाली ये कहानी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए इतना हो गया है, इतना हो गया है। अब आते हैं अपन सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी पे आते हैं कि भैया आप इतनी बार बोल रहे हो कि कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 का मिक्सचर होगा, कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 आपस में बॉन्ड बनाएंगे, आपस में डिसॉल्व हो जाएंगे, अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएंगे क्या? नहीं 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 नहीं, कुछ भी डाला कुछ भी डिसॉल्व हो जाता है क्या? एल्कोहल पानी में डिसॉल्व क्यों हो जाता है? तो भैया एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कुछ भी कहीं भी डिसॉल्व नहीं होता, हर एक चीज केमिस्ट्री से चलती है, हर एक चीज बॉन्डिंग से चलती है। आपने क्लास 9th में या फिर क्लास 9th में ही चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, वहां पे एक चीज पढ़ी है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या पढ़े हो भैया? अपन पढ़े हैं कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब ये लाइक डिसॉल्व्स लाइक का क्या मतलब है कि जो पोलर मॉलिक्यूल है वो पोलर मॉलिक्यूल में ही डिसॉल्व होगा, है ना। जैसे हम लोग हैं वैसे हम लोग अपने दोस्त ढूंढ ही लेते हैं, उनसे दोस्ती कर ही लेते हैं, है ना। अगर कोई हमारे जैसा इंसान नहीं है तो उससे दोस्ती पक्की नहीं हो पाती है, वो कंडीशनल फ्रेंडशिप होती है, और कंडीशनल फ्रेंडशिप वैसे ही आपको पता ही है बहुत ज्यादा टाइम तक टिकती है नहीं। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, है ना, जो जैसा है उसी में रहेगा। तो यही चीज आपको यहां पे भी समझनी है। जैसे मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन हम सबको पता है भैया ये क्या है, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अगर इसमें मैं पानी डालूंगा, अगर आप बेंजीन और पानी डालोगे, बेंजीन हालांकि लिक्विड फॉर्मेट में होता है, लिक्विड होता है। आप जब वहां पे जाओगे, लैब में जाओगे, गलती से अगर लैब में घुस जाओ या दूर से देख लेना, तो बेंजीन एक बॉटल में रखा होता है और वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब ये लिक्विड फॉर्म में, ये भी लिक्विड फॉर्म में, पर ये आपस में डिसॉल्व नहीं होते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी। ये आपस में एक दूसरे की एक लेयर बना लेते हैं, जैसे ऑयल इन वाटर हो गया, है ना। ऑयल जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली नॉन पोलर होते हैं, और पानी आपका पोलर है। जैसे पानी दारू मतलब अल्कोहल में डिसॉल्व हो जाता है ना, तो वो रहेगा पोलर इन पोलर। तो ये क्या है, नॉन पोलर, नॉन पोलर और पोलर, तो ये डिसॉल्व नहीं होंगे, ये डिसॉल्व नहीं होंगे। यही अगर मैं बेंजीन को एंथ्रासीन में डाल दूंगा, अगर मैं बेंजीन को एंथ्रासीन में डाल दूंगा तो भैया काम हो जाएगा, है ना, तो काम हो जाएगा, क्योंकि नॉन पोलर हो जाएंगे। तो ये दोनों कहानी मेरे पास इस पे ही डिपेंड करती है। अब आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत नाटक करता है। क्या नाटक करता है, आइए। ये डिपेंड करता है रिएक्शन पे, ये डिपेंड करता है किस पे, ऊपर से देख रहे हैं ली चैटलियर बाबा, उन पे डिपेंड करता है। अब ली चैटलियर बाबा ऊपर से देख रहे हैं तो उनको अपन को सही से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो रात में आएंगे और तुम्हें पता ही है फिर क्या होता है ना। टॉक टू मी मूवी देखिए, एक मूवी है टॉक टू मी, टॉक टू मी, आएंगे उसमें ऐसे हाथ पकड़ते हैं, उसमें टॉक टू मी करते हैं भाई। उस मूवी में पता है क्या होता है, ऐसे टॉक टू मी, हाथ पकड़ो और सामने कोई ऐसा जो मरा हुआ होता है बहुत बुरी हालत में, वो आ जाता है सामने, देखना भैया मजा आ जाएगा। अगर डर लगता है, अकेले में डर लगता है, अकेले सो नहीं पाते हो, तो प्लीज मूवी मत देखना। ये कौन कौन सी मूवी हैं जिसमें तुम्हें डर लगता है? कॉन्जूरिंग कुछ नहीं है उसके सामने, कॉन्जूरिंग ऐसी है ये, एनाबेल कुछ नहीं है, समझ में आ गया? देखना, मजा ना आए तो बोलना। चलिए, तो ये है मेरे पास दो मूवी में आपको बताता हूं। एक तो ये है, एक मूवी देखना फ्रैक्चर, हॉलीवुड मूवी है, फ्रैक्चर देखना। बाकी इंसेप्शन ये तो तुमने देखी रखी होंगी, फ्रैक्चर मूवी देखना। चलिए, टेम्परेचर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो मान लीजिए कि एक है मेरे पास, ऑब्वियसली दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक है मेरे पास एक्सोथर्मिक, दूसरी जो है वो है मेरे पास एंडोथर्मिक।
एक है एंडोथर्मिक, एक है एक्सोथर्मिक। आपको पता है एक्सो मतलब हीट बाहर निकल रही है, भैया मुझे हीट मिल रही है और कहीं से कोई चीज मुझे प्राप्त होती है तो वो मेरी नहीं है, मुझे किसी ने दी है तो भैया हम उसके रेडी हो जाते हैं तो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यही जब मैं एंडोथर्मिक की बात करूंगा तो एंडो मतलब अब मैं खुद से हीट दे रहा हूं, ले भैया हीट ले, रिएक्शन स्टार्ट कर, तो यहां पे डेल एच होता है पॉजिटिव। अरे भैया मैंने खुद से हीट दी है ना, मैं बढ़िया आदमी हूं, पॉजिटिव आदमी हूं, ठीक। अब होता क्या है, जब आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो अब आते हैं तुम्हारे ली चैटलियर बाबा। ली चैटलियर बाबा क्या बोल के चल बसे थे? ली चैटलियर बाबा बोले थे, मरते मरते उन्होंने बोला था कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पे मेरे पास उसका जो इफेक्ट है वो मिनिमम हो जाए। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर द चेंज इन एनी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन या एनी पर्टिकुलर कंपाउंड गेट्स मिनिमाइज्ड। मिनिमाइज्ड है, कहां मिनिमम होगा? एक्सोथर्मिक है तो भैया प्रोडक्ट में गर्मी मिल रही होगी मुझे, एक्सोथर्मिक में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वहां से मुझे हीट मिल रही होती है। अब भैया मैं हीट बढ़ा रहा हूं तो रिएक्शन कहां जाएगी? कहां गर्मी कम है, गर्मी मेरे पास रिएक्टेंट में कम है, तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और बैकवर्ड में जाएगी इसका क्या मतलब है कि रिएक्टेंट बन रहा है भैया, प्रोडक्ट से ज्यादा रिएक्शन उल्टी आ जा रही है, रिएक्टेंट की साइड आ जा रही है, तो यहां पे क्या है, यहां सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। दिमाग में घुसा कुछ, दिमाग में पल्ले पड़ा, इधर इधर ऊपर ऐसे ऐसे मार लो, थोड़ा मार लो अपना, है ना, बहुत ज्यादा हो रहा होगा, मार लो थोड़ा। नेक्स्ट इधर आ जाइए, जब मैं इनके बारे में बात करता हूं, जब मैं यहां टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो फिर से वही ली चैटलियर बाबा को याद करते हुए, ली चैटलियर बाबा बोले थे इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा यहां पे उसका इफेक्ट मिनिमम हो जाए। यहां मैं खुद से हीट प्रोवाइड कर रहा हूं। अब जब आप खुद से हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो आप रिएक्टेंट में ही तो प्रोवाइड करोगे, प्रोडक्ट में तो हीट निकले ना निकले उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब आप रिएक्टेंट में हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो अब इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अरे अभी तो ली चैटलियर बोले कि इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होता है जहां उसका इफेक्ट मिनिमम है, टेम्परेचर रिएक्टेंट का ज्यादा है, तो रिएक्शन कहां जाएगी? जहां टेम्परेचर कम है, तो तुम्हारा प्रोडक्ट में टेम्परेचर कम है तो यहां रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड में और ये आ जाएगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। चलिए बोलो, जवाब दो, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, बस इतना है। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि लिक्विड और टेम्परेचर पे इनकंप्रेसिबिलिटी का कोई मतलब है ही नहीं। बढ़िया, लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाली मैंने आपको कहानी बता ही दी है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर आपका आ ही गया है। अब आते हैं अपन सॉल्युबिलिटी या फिर सॉल्युबिलिटी के बाद वेपर प्रेशर। देखो ये देख रहे हो, ये देख रहे हो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यहां अलग कहानी आ जाती है। हेनरी बाबा आ जाते हैं इधर, प्लीज समझने की कोशिश करना। पूरे नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा मुफ्त में, उसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। बस आप वीडियो लाइक करते हुए सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चलना, बस इतना कर लीजिएगा। आपकी कहानी में आगे ही बढ़ा रहा हूं। चलिए बढ़िया बात है। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, जैसे यहां लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। क्या मैं कोई लिक्विड में, मान लीजिए मेरे पास यही जो पानी रखा हुआ, क्या इस लिक्विड में मैं गैस डिसॉल्व कर सकता हूं? कर सकते हो भैया, कर सकते हो। आपने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, आपने एक बीकर लिया, है ना, बड़ा सा बीकर लिया और इसमें थोड़ा सा पानी डाला और पानी के बाद इसमें ऊपर ना गैस भर के, मान लीजिए कोई भी गैस है, मान लीजिए CO2 गैस है, और इस पर वेट डाला। तो जब आप इस पर वेट डालते हो तो यहां पे ये डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप वेट डालोगे तो ये डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। जब डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, इसमें डिसॉल्व होगा। और फिर ये मालूम पड़ा कि जब मैं और वेट डालता हूं, तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो द कंसंट्रेशन या फिर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस, जो गैस डिसॉल्व हुई है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? द प्रेशर ऑफ गैस अबव द सॉल्यूशन। अगर ऊपर जो गैस है वो ज्यादा प्रेशर में है तो ज्यादा डिसॉल्व होगा, अगर कम प्रेशर में है तो कम डिसॉल्व होगा। बात समझ आई? बात समझ आई? तो यहीं से मेरे पास हेनरी बाबा आए और हेनरी बाबा ने अपना लॉ दे दिया। हेनरी बाबा क्या बोले कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस या फिर प्रेशर ऑफ अ गैस, प्रेशर जो है मेरे पास ऊपर जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड।
समझो ना, जितना ज्यादा मैंने ऊपर से प्रेशर लगाया है उतना ज्यादा गैस सॉल्युबल होगी। अब गैस सॉल्युबल होगी, उसको अगर मैं टर्म्स में, है ना, अगर मैं क्वांटिटी की फॉर्मेट में देखूंगा तो सॉल्युबिलिटी मैं मोल फ्रैक्शन के थ्रू निकाल सकता हूं। अगर गैस ज्यादा डिसॉल्व हो रही है तो मोल फ्रैक्शन भी तो बढ़ेगा ना बाबू। तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, मतलब प्रेशर इंक्रीज करोगे तो मोल फ्रैक्शन आपका बढ़ता हुआ चलेगा। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब आप हटाओगे तो यहां पे आ जाएगा के एच एक्स, P इज इक्वल टू के एच एक्स आपके पास आ जाएगा। क्लियर? क्लियर है? ये जो लिखा हुआ है के एच जो होता है वो आपका हेनरी कांस्टेंट है, के एच जो है वो है आपका हेनरी कांस्टेंट। क्लियर? ये आपका हेनरी कांस्टेंट हो गया। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं, हेनरी कांस्टेंट तक आपका क्लियर हो गया। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये है मेरे पास y इज इक्वल्स टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन बनेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? चलिए देखना हो तो एक बार देख लीजिएगा, बाकी तो मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा। अब आते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। चलिए अब अगर मैं हेनरी बाबा के पास जाऊंगा, ये क्या है भाई, चलिए अब देखो हेनरी बाबा क्या बोले थे। हेनरी बाबा के हिसाब से अगर मैं चला तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, या फिर P इज इक्वल टू के एच एक्स हो गया। तो यहां से एक रिलेशन तो पक्का है कि जो के एच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। पहले तो इसको डब्बे में बंद करो, ठीक है। अब सुनिएगा यहां पे क्या है, के एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो अगर आप किसी का मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे हो तो के एच कम होगा। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो मेरे पास मोल फ्रैक्शन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी। अब बहुत इंपॉर्टेंट कहानी कैसे है देखिएगा, इधर फटाफट से इधर देखिएगा। के एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन से। इससे आप अपना दिमाग लगाते हुए चलिएगा और मेरे क्वेश्चन का जवाब देना। एक है मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस और दूसरा है 50 डिग्री सेल्सियस। मेरे पास दो टेम्परेचर है। मैंने आपसे पूछा कि सॉल्युबिलिटी, मेरे पास जो पानी है वो मैंने एक रखा है 0 डिग्री पर, छोड़ो 0 पर मत रखो, तुम बोलोगे सर ये तो पानी आइस बन गया है, 5 पर रख लिया। एक मैंने रखा 5 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरा मैंने रखा 50 डिग्री सेल्सियस पे। अब आप लोग मुझे बताइए कि जो मेरे पास सॉल्युबिलिटी है या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन किस में ज्यादा होगा, मतलब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मुझे कहां ज्यादा मिलेगी, इसमें या इसमें। अब इसके लिए तुम्हें केमिस्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। तुम यहां पे देखो कि जो टेम्परेचर है वो मोल फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं मोल फ्रैक्शन कम होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, उनका मोल फ्रैक्शन कम होगा। तो यहां से क्या सीखने को मिला कि वो जो मेरे पास एक्वाटिक स्पीशीज है, एक्वाटिक लाइफ है, मरीन लाइफ जो है, तो जो मरीन स्पीशीज मेरे पास होते हैं वो ठंडे पानी में रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन गर्म पानी। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो ऐसे ही होता क्या कि जब हम पोल्स के पास जाते हैं, आर्टिक या एंटार्क्टिक ओशंस के पास जाते हैं, तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है इन एक्वाटिक स्पीशीज में, है ना। गर्म पानी में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। गर्म पानी में ज्यादा से ज्यादा तुम्हें ये बतख और ये क्या बोलते हैं, अरे ऐसे कौन कूदता है, मेढक, हाँ मेढक मिल जाएंगे बस। और मेढक तो वैसे ही बाहर निकल आते हैं, एम्फीबर्ट होते हैं, तो वो तो तुम्हारा इस फॉर्मेट में रहेगा। क्लियर? इसके और एग्जाम्पल क्या होते हैं, एक होता है मेरे पास CO2, है ना, कोक जो रहती है, कोक कार्बोनेटेड ड्रिंक जो अपन पीते हैं, जो अपन कार्बोनेटेड ड्रिंक जितनी पीते हैं वो एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल इनका एक होता है बेंड्स और एक होता है अनोक्सिया। बेंड्स क्या है, जो मेरे पास स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स वो जब बहुत ज्यादा पानी के अंदर चले जाते हैं तो उस वजह से ना उनमें ब्लड कैपिलरीज में गैप आ जाती है और वहां पे बेंड्स क्रिएट हो जाते हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अनोक्सिया। अनोक्सिया क्या होता है आप लोग हिंदी में सुन लेना, क्योंकि CUT में जब क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली MCQ के फॉर्मेट में आएगा, तो आपको चीजें ध्यान रहेंगी। अब अनोक्सिया में क्या होता है कि अनोक्सिया में सुनिएगा, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अनोक्सिया में मेरे पास जैसे ही आप
मान लीजिए आप माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने गए या फिर आप बहुत नॉर्मल ट्रैकिंग करने गए, तुम खीर गंगा ट्रैक या फिर वो वैली ऑफ फ्लावर्स में घूमने चले गए, है ना। वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में है, ठीक है। खीर गंगा ये सब हिमाचल में पड़ेगा, ये तो उत्तराखंड में पड़ेगा। और एक होता है मेरे पास, वो कौन सा वो है, हाँ, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जो है वो बहुत ऊपर है, तो वहां ट्रैक करके जाना होता है। तो अब हुआ क्या, जब आप ऊपर जाते हो तो आपको पता है कि जब मैं ऊपर जाऊंगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। यहां पे 1 एटीएम प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब जब मैं ऊपर जाता हूं तो मेरा जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता हुआ चलता है, 0.95, 0.8। तो जब प्रेशर डिक्रीज होगा, यहां से समझना, जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा। किसका मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन आर ब्लड। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन डिसॉल्व ही नहीं होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम हो जाएगा तो भैया सांस कहां से लोगे? जब प्रॉपर सांस नहीं आएगी तो हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी। जब बॉडी काम करना बंद कर देगी तो हम लोग सोचने में एबिलिटी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग हमारी थोड़ी कम हो जाती है। तो ट्रैकिंग करना इतना मुश्किल नहीं है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है मुश्किल, लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल है कि आप अपने सेंसेस में रहना कि मुझे कहां पैर रखना है, कहां नहीं रखना है। क्योंकि एक पैर रखा तो नीचे गिरोगे और नीचे गिर के सीधा ऊपर, मजा ही मजा, टेंशन ही खत्म कि अरे मुझे ये ट्रैक करना है, वो ट्रैक करना है। ऊपर गए, ऊपर से देखो, अब आराम से मौज काटो। तो वही आपको कहानी ध्यान रखनी। तो ये इसके एप्लीकेशंस है, इतने ही एप्लीकेशन है जो आपके पेपर में आते हैं। क्लियर? अब आपको एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है तुमसे, KH की वैल्यू दे रखी है आपको, ये गैस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है सॉल्युबिलिटी में। तो आपको पता है KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो यहां पे जो KH की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसका मोल फ्रैक्शन कम होगा, है ना, उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो यहां जो मुझे मैक्सिमम दिख रही है वो है ये आर्गन की, मतलब आर्गन जो है वो सबसे कम सॉल्युबल होगा। और अगर तुम दिमाग लगाओगे तो आर्गन इज अ नोबल गैस विच ऑफ कोर्स विल नॉट डिसॉल्व इन एनी लिक्विड, है ना। तो आर्गन, उसके बाद सॉल्युबिलिटी KH सबसे ज्यादा किसका है? 1.67 CO2 का। तो फिर आएगा मेरे पास CO2, आंसर होगा मेरे पास ये। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई डाउट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब अपन आते हैं सबसे नए टॉपिक के पे, जो है मेरे पास वेपर प्रेशर। चलिए, और क्वेश्चंस मैं इस PDF में डाल दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। अब अपन आ गए हैं वेपर प्रेशर पे। वेपर प्रेशर क्या होता है इसको आपको अलग से समझना पड़ेगा। आइए, पता नहीं किसका पानी रखा है, भगवान भला करे, मैं बॉटल लाना भूल गया था। वेपर प्रेशर समझने के लिए आपको एक कोरे कागज पे आना पड़ेगा। चलिए, वेपर प्रेशर होता क्या है? जब मैं वेपर प्रेशर के बारे में बात करूंगा, अब सुनिएगा वेपर प्रेशर होता क्या है। ये है मेरे पास, ठीक, और यहां पे लगा हुआ है मेरे पास पानी पड़ा है। प्लीज समझने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये भी क्या है मेरे पास? ये एक क्लोज्ड बकेट है ना, इसका मुंह बंद है, प्रॉपर बढ़िया तरीके से मुंह बंद है। ठीक है, अब आपने यहां पे क्या दिया, यहां पे आपने आग लगाई, आग लगा देंगे तो आपने यहां पे आग लगा दी भैया बढ़िया तरीके से। केमिस्ट्री लाए और आग लगाने का टूल कहाँ है? ये रहा। ठीक है, आपने इधर आग लगा दी, ये लो। चलिए, अब जब आपने इसमें आग लगाई तो अब क्या होगा? ये क्या है मेरे पास? ऑब्वियसली वोलेटाइल लिक्विड प्रेजेंट है। ये क्या है? ये है मेरे पास वोलेटाइल लिक्विड। अब एक टर्म निकल गया है वोलेटाइल। सर वोलेटाइल का क्या मतलब है? वोलेटाइल का सिंपल सा मतलब होता है कि ऐसे लिक्विड्स जो भाप बना सकते हैं, वेपर बना सकते हैं, वो होते हैं वोलेटाइल लिक्विड। और जो वेपर नहीं बना सकते वो है नॉन वोलेटाइल लिक्विड। जैसे पानी है, पानी भाप बनाता है तो वो वोलेटाइल लिक्विड है। तो मान लीजिए यहां पे पानी ही पड़ा हुआ। अब सुनिएगा, जब मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया तो यहां पे भाप बनेगी, भाप धीरे धीरे भाप कन्वर्ट होगी, है ना, धीरे धीरे तुम्हारी भाप बनेगी, ऐसे भाप बनेगी। अब जब भाप बन जाती है तो थोड़ी देर बाद वो कूल भी होगी। जब कूल होगी तो आपको पता होगा जैसे यहां पे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, ऊपर ड्रॉपलेट बन जाएंगे, ऐसे ड्रॉपलेट बन जाते हैं, है ना। जैसे आप ठंड में नहाते होगे, ठंड में तुम हफ्ते में या 10 दिन में एक बार नहाते थे, मैं अपना बता रहा था वैसे। तो उसमें क्या होता था कि
आप जब नहा लेते थे तो उसके बाद ड्रॉपलेट है ना, अगर टाइल्स होते थे बाथरूम में या फिर अगर मिरर भी होता तो उस पर छोटे छोटे ड्रॉपलेट बन जाते थे। तो वो क्या होता था कि जब ड्रॉपलेट बन जाते तो वो वापस से पानी बन जाता था। जब वापस से पानी बन जाता था तो ये ड्रॉपलेट पानी में वापस, अपने पानी में वापस, तो जहां से आए थे वहीं से। तो जब भाप बन रही थी उसको अपन बोलते हैं इवेपोरेशन, है ना, उसको अपन बोलते हैं इवेपोरेशन। और ये जो मेरे पास ड्रॉपलेट्स हैं ये इसमें वापस गई तो ये होता है मेरे पास क्या, दिस इज योर कंडेंसेशन, दिस इज योर कंडेंसेशन। अब होता क्या है कि जब मेरे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन, जब मेरे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर होता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, सुनिएगा, जितना इवेपोरेशन हो रहा है उतना ही कंडेंसेशन हो, जितना इवेपोरेशन उतना ही कंडेंसेशन। जब ऐसी कोई कहानी हो जाती है, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है, उस टाइम समझते हुए चलिएगा, एट दैट पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम पे यहां पे वो जो मेरे पास वेपर्स है, वो जो मेरे पास वेपर्स है, वो जो वेपर्स लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, समझने की कोशिश करना, वो जो वेपर्स हैं वो लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं उसको अपन बोलते हैं क्या, वेपर प्रेशर। इवेपोरेशन हुआ, बहुत बढ़िया, कंडेंसेशन भी हो गया, बहुत बढ़िया। एक टाइम पे जितना इवेपोरेशन उतना कंडेंसेशन, जितनी भाप बनी उतना पानी वापस, जितना भाप बना उतना पानी वापस। जब ऐसे कुछ हो जाएगा उस टाइम पे वो जो मेरे पास वेपर लिक्विड के सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी, धक 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 के प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी, वो होता है मेरे पास वेपर प्रेशर। अगर समझ आ गया है तो यहां पे टाइम लैप्स के साथ के बता देना, टाइम अपना लगा के टाइम स्टैम्प के साथ कि मास्टर चमक गया है, मजा आ गया है, आगे बढ़ जा। बोल दिया, बोल दिया, देख लो एक बारी, बस यही आता है वेपर प्रेशर। ठीक है, यही होता है मेरे पास वेपर प्रेशर। साफ साफ लिखा हुआ, ये डेफिनेशन, ये हमारे शब्द नहीं है, शब्द हमारे नहीं है, शब्द एनसीईआरटी के, हम तो बस आप तक पहुंचा रहे हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट दैट टाइम प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन इट्स लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। दो चीजों पर डिपेंड करता है। और यहां पे ध्यान रखिएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ता है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। इसका क्या मतलब है समझना, इसके लिए मुझे दो घूंट लगेंगे, दो घुट पिला दे। अब देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। क्या मतलब हुआ बाबू, इसका क्या मतलब हुआ, यहीं से समझने की कोशिश करना कि अब मान लो कि तुम्हारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है, जो एटम्स है वो आपस में बहुत ज्यादा पास है, बहुत ज्यादा पास है। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह हुआ कि भैया अब वो एस्केप नहीं कर सकते, जो एस्केप नहीं करेंगे तो भाप नहीं बनेगी, भाप नहीं बनेगी तो वेपर नहीं बनेगा, वेपर नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा। जब वेपर प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा तो वेपर प्रेशर ऑब्वियसली जो मान के चले थे उससे कम आएगा ना, समझे, बढ़िया लगा। ये थी मेरे पास कहानी। अब आते हैं अपन राउल्ट बाबा के पास आते हैं। राउल्ट बाबा, चलिए राउल्ट बाबा क्या बोलते हैं, राउल्ट बाबा को भी अपन कोरे कागज पे पढ़ेंगे, सुनिएगा। राउल्ट बाबा को अपन कोरे कागज में पढ़ने की कोशिश करते हैं, सुनिएगा। राउल्ट बाबा क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अगर मैं राउल्ट्स लॉ के बारे में बातें करूंगा तो सुनिएगा राउल्ट्स लॉ क्या बताता है, समझने की कोशिश करना, प्लीज समझने की कोशिश करना। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स बाबा ये बोलते हैं कि मेरे पास मान लीजिए दो कंपोनेंट, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। अब दो कंपोनेंट है, दोनों ही कंपोनेंट मेरे पास वोलेटाइल है, दोनों ही कंपोनेंट मेरे पास वोलेटाइल है। जब वोलेटाइल कंपोनेंट है तो दोनों ही वेपर प्रेशर बनाएंगे। तो जो कंपोनेंट 1 वेपर प्रेशर बनाता है वो है P1, जो कंपोनेंट 2 वेपर प्रेशर बनाता है वो है मेरे पास P2। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ जो P1 होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने मोल फ्रैक्शन से, जितना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है तो मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लेके आऊंगा, और यहां पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकल के आता है वो होता है P1 नॉट chi1। अब ये जो P1 नॉट है ये क्या होता है समझ लेते हैं। P1 नॉट, P1 नॉट कुछ नहीं है, ये है मेरे पास पार्शियल प्रेशर, ये है मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन
प्योर कंपोनेंट, जब ये प्योर फॉर्मेट में था, जब प्योर था तब इसका पार्शियल प्रेशर है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन प्योर कंपोनेंट, ऑफ लिक्विड लिखो ना, और पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट में। बढ़िया बात है, बढ़िया है। गर्मी बढ़ गई है, थोड़ा सा ये खोल दिया जाए। चलिए ये क्लियर हो गया। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, इतना है। नेक्स्ट, अब दूसरा भी भैया दो कंपोनेंट है ना, सिर्फ एक के अकॉर्डिंग तो पार्शियल प्रेशर बनेगा नहीं। दूसरा जो आ जाएगा वो आएगा P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Chi2, तो यहां से आ जाएगा P2 इज इक्वल्स टू P2 नॉट Chi2, P2 नॉट Chi2, तो ये है और मेरे पास ये है। सही है, सही है। अब सुनिएगा, जब मैं PT इज इक्वल्स टू क्या आएगा, टोटल प्रेशर क्या होगा, P1 प्लस P2। समझने की कोशिश करना, मैं राउल्ट बाबा के बारे में बता रहा हूं। PT इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, तो इसको क्या लिखोगे, P1 नॉट Chi1 प्लस ये आ जाएगा P2 नॉट Chi2। ठीक है, एक काम करो, इसको थोड़ा सा सुंदर कर लेते हैं। इसको सुंदर कैसे बनाओगे, सुंदर ऐसे बनाओ कि Chi1 प्लस Chi2 क्या होता है, बराबर होता है 1 के। अरे भैया मोल फ्रैक्शन है, कुछ मैंने बहुत बड़ी बात नहीं लिख दी है कि अरे मास्टर क्या लिख दिया, कुछ नहीं लिखा है, बहुत लुंजू पुंजू बात है ये। और उसके बाद जब आप Chi2 लिखोगे, या फिर एक काम करो, अब ना Chi1 की जगह 1 माइनस Chi2 लिख दो। मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं Chi1 की जगह 1 माइनस Chi2 लिख सकता हूं, Chi2 की जगह 1 माइनस Chi1 लिख सकता हूं, एक कोई बात है ना, एक कोई बात है। तो यहां पे क्या होगा, इधर आ जाएगा मेरे पास P1 नॉट, ये आ जाएगा 1 माइनस Chi2 प्लस ये आ जाएगा P2 नॉट Chi2, P2 नॉट Chi2। बस इस फॉर्मूले को ले जाओ अपने घर ले जाओ, मतलब इसको ध्यान रख लो, पेपर में आ गया गलती से तो ये आप निकाल लेना। रटने वाला कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला रटना नहीं है आपको, बस ये ध्यान रखना है कि टोटल प्रेशर जो है वो दो कंपोनेंट पर डिपेंड करेगा, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। यही मेरे पास कौन बोल के चले गए थे, यही बोल के चले गए थे राउल्ट बाबा। ये लो फॉर्मूला लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ये वाला जो ग्राफ है, ये भी आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। इधर है मेरे पास कंपोनेंट 1, उधर है मेरे पास कंपोनेंट 2, है ना, और ये कंपोनेंट 1 है, ये कंपोनेंट 2 है। तुमसे मैं एक बहुत क्यूट सा क्वेश्चन पूछूं। क्यूट क्वेश्चन क्या है कि ये है P1 नॉट, ये है मेरे पास P2 नॉट, तो वेपर प्रेशर कौन ज्यादा क्रिएट करेगा? वेपर प्रेशर कंपोनेंट 1 का ज्यादा है या कंपोनेंट 2 का ज्यादा है? कोई बता सकता है हिम्मत? आएगा बोल, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 में से। तो ध्यान रखना, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 में से, अरे जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है भैया वही तो ज्यादा वेपर प्रेशर बोलेगा, तो कंपोनेंट 2 का तुम्हारा ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। ठीक है, बस इससे यही देखना था, और इन दोनों को जब आप कनेक्ट कर दोगे तो ये P1 प्लस P2 हो जाएगा। बहुत बेसिक है, यहां से तो क्या ही क्वेश्चन बनाएगा। अब अपन आते हैं किस पे, एक और चीज लिखी हुई है। राउल्ट बाबा जो होते हैं वो एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस कैसे हैं, बिल्कुल ये पता नहीं क्यों ही एनसीईआरटी में दे रखा, पर भैया तुम्हें कवर तो कराना पड़ेगा। ये क्या बात है बोलता है, देखना कितनी इतनी गिरी हुई बात बोलेगा। ये कहेगा कि देखो हेनरी बाबा क्या बोल के गए थे, हेनरी बाबा बोले कि P इज इक्वल टू KHX, और क्या बोला कि राउल्ट बाबा क्या बोले, राउल्ट बाबा भी सेम बात बोले कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट Chi1। तो यहां जो डिफरेंस क्रिएट हुआ वो क्रिएट हुआ है सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट पे। राउल्ट बाबा का जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो है P1 नॉट, हेनरी बाबा को जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो ऑब्वियसली हेनरीज कांस्टेंट होगा। तो यहां P1 नॉट, यहां KH, बस यही होता है क्या, राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। इफ वी कंपेयर द इक्वेशन फॉर राउल्ट्स लॉ एंड हेनरी लॉ, साफ साफ लिखा है, it can be seen that the partial pressure of the volatile component or gas is directly proportional to its mole fraction। दोनों में जो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आ रहा है, only the proportionality constant KH differs from P1 नॉट, बस KH और P1 नॉट डिफर है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको स्पेशल केस बोलते हैं। अरे भैया कोई भी बता देता है, ये स्पेशल केस वाली बात क्या है, मूर्खता वाली बात है ये। चलिए चलिए, अब तुमसे एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, जो कि ऑब्वियसली यहां पे नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से समझाता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। थ्योरी तो तुमने बहुत पढ़ी है, क्लास 12th में भी तुम पूरा रट के गए थे, आइए समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि मैंने कोई सॉल्यूशन बनाया जिसमें मेरे पास दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। मान लिया तुमने, मान तो लोते लेगो, लोगे ही तुम, और क्या ही करोगे। अब इधर देखना, जिसमें से मेरे पास जो एक कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट है, जिसमें से एक कंपोनेंट मैंने लिया वोलेटाइल,
यहां मैंने लिया वोलेटाइल लिक्विड और इधर मैंने ले लिया नॉन वोलेटाइल, यहां मैंने ले लिया नॉन वोलेटाइल सॉलिड। नॉन वोलेटाइल सॉलिड ले लिया। अब नॉन वोलेटाइल है तो अब मैं इसका जब मैं टोटल प्रेशर निकालूंगा, समझने की कोशिश करना, तो वो आना चाहिए P1 प्लस P2 है, P1 प्लस P2। ऑब्वियसली Pt जो रहता वो इसमें जो मेरे पास ये 1 है इसको मैंने लिखा P1 नॉट Chi1 प्लस, अब मैं भाई साहब इनके पास गया, अब ये तो नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है तो इसका तो जो पार्शियल प्रेशर होगा P2 नॉट होगा वो तो 0 होगा। ये तो भाप ही नहीं बनाता, वेपर ही नहीं बनाता, तो प्रेशर किसका मारेगा? अरे भैया एट में रहता है, एट में रहता है और जेब में कुछ है नहीं, काय बात की एट है। सेम यहां पे भैया तू वेपर बना नहीं रहा है और किस बात का वेपर प्रेशर तू देगा फिर? तो P2 नॉट 0 मतलब यहां पे ये 0, तो जो टोटल प्रेशर निकल के आएगा वो मात्र सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट से आएगा। मजा आया? मजा आया? तो मार दो ताली, ऐसे ऐसे ताली मार के वीडियो लाइक करते हुए सेशन अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चलो। बढ़िया लगा? चलिए और बढ़िया लगेगा, अभी और बढ़िया लगेगा, और बढ़िया लगवाएंगे तुम्हें। क्वेश्चन करके दिखाओगे तब करवाएंगे। क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से। आंसर दीजिएगा, आंसर दो। फॉर अ डाइल्यूट सोल्यूशन राउट्स लॉ स्टेट दैट, राउट बाबा क्या बोल के चले गए? राउट बाबा क्या बोल के चले गए? राउट बाबा की जय हो। तुम लोगों की वजह से, राउट बाबा की वजह से ये लोग पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो आज मुझे पता नहीं ये लोग क्या ही पढ़ते केमिस्ट्री में, इनके लिए सिर्फ ऑर्गेनिक रह जाती। चलिए, तो फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन राउट लॉ स्टेट दैट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग तो मैंने अभी तक तुम्हें पढ़ा ही नहीं है, तो एक ही आंसर बचा है, वो है मेरे पास वेपर प्रेशर। बढ़िया है, बढ़िया है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिमेन्स कांस्टेंट फर्स्ट। KH जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपन नेक्स्ट आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। ये और कर लो, इसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे स्टाइल से, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा बहुत और 15-20 मिनट यूं। अब अपन आ गए हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? अरे कुछ नहीं है, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट बाबा को फॉलो कर जाएं वो आइडियल सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट बाबा को फॉलो ना करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मैटर क्लोज, मैटर क्लोज हो गया, सिस्टम बंद हो गया तुम्हारा। तो जो राउल्ट बाबा को फॉलो करेंगे वो है मेरे पास आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन को पहचानने की तबीयत ये होती है कि इनकी जो वैल्यू आती है डेल H मिक्सिंग, L10P की मिक्सिंग या डेल V मिक्सिंग, वो आती है मेरे पास 0। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं मेरे पास नॉन पोलर और नॉन पोलर वाले। नॉन पोलर आप मिला दीजिए, जैसे हेक्सेन के साथ मिला दो आप हेप्टेन, जैसे बेंजीन के साथ मिला दीजिए आप एंथ्रासीन। ये आपके आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। अब आइडियल ये है तो नॉन आइडियल क्या होगा सबको पता है। नॉन आइडियल के बारे में जाऊंगा तो भी क्या, इतनी कहानी लिखी हुई है, लेकिन इतनी कहानी पे तुम्हें डिपेंड नहीं होना है। नॉन आइडियल क्या है? जो राउल्ट बाबा को फॉलो नहीं करते। राउल्ट बाबा को फॉलो नहीं करते तो यहां पे देखना, इधर लिखा हुआ, इधर लिखा है, ठीक है, ये पॉजिटिव डेविएशन है, ये नेगेटिव डेविएशन है, इसको मैं कोरे कागज पे बताऊंगा। जो राउल्ट बाबा को फॉलो नहीं करते वो होते हैं मेरे पास क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपके दो टाइप के होते हैं, प्लीज कोरे कागज पे समझेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है, अब भैया अगर आप राउल्ट बाबा को फॉलो नहीं कर रहे हो, है ना, जितना राउल्ट बाबा के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर आना चाहिए था उतना नहीं आ रहा है, तो या तो राउल्ट बाबा से ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा या राउल्ट बाबा से कम वेपर प्रेशर आएगा।
अरे भैया तुम राउल्ट बाबा को फॉलो कर रहे हो, जितना राउल्ट बाबा के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर निकल के आना था उतना आ गया, तो आपको मैं आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में रखूंगा। यही अगर मैं जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात करता हूं, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या है, जो राउल्ट बाबा को फॉलो नहीं कर रहे, जो वेपर प्रेशर निकल के आ रहा है वो राउल्ट बाबा के बराबर नहीं आ रहा, तो या तो राउल्ट बाबा से ज्यादा आएगा या राउल्ट बाबा से कम आएगा। तो जब राउल्ट बाबा से ज्यादा वेपर प्रेशर आता है तो उसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। वो होता है मेरे पास पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और फिर आता है मेरे पास नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। लो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। यहां पे मैं 3-4 बातें बताऊंगा, आगे की भी बातें बता दूंगा, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। अब तुम लोग अपना थोड़ा सा दिमाग चलाओ कि पॉजिटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ से कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है भाई राउल्ट्स लॉ से ज्यादा डेविएशन। देखो समझने की कोशिश करेंगे, यहां से आइएगा। जितना सोचा था, जितना अनुमान लगाया था, उससे ज्यादा वेपर प्रेशर आ रहा है। कैसे आएगा, मान लीजिए मेरे पास कोई भी रिएक्शन है जिसमें ए प्लस बी गिव्स आउट ए बी बना रहा है, तो पॉजिटिव डेविएशन में ए प्लस बी का जो इंटरेक्शन होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा इन कंपैरिजन टू ए बी। ये होता है मेरे पास। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया ए और बी का इंटरेक्शन, मतलब रिएक्टेंट का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है, प्रोडक्ट का इंटरेक्शन वीक है। जब प्रोडक्ट की जो बॉन्डिंग है वो वीक है तो भैया आसानी से बॉन्ड टूटेगा, आसानी से बॉन्ड टूटेगा तो ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा तभी ना पॉजिटिव डेविएशन होगा, है ना, तभी पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो इतना गंदा नहीं बनता, इसको मैं थोड़ा सुंदर बना देता हूं, ऐसे समझ लो। इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, यहां से फिर यहां से। ये राउल्ट बाबा के अकॉर्डिंग था, लेकिन इसकी जो लाइन है वो ऊपर से निकल के जाती है, यहां और यहां। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। जब मैं नेगेटिव डेविएशन के बारे में बात करूंगा, मतलब जितना राउल्ट बाबा सोच के गए थे उससे कम वेपर प्रेशर आ रहा है। कम कब आएगा, जब ए प्लस बी का इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा, मतलब ये वीक होगा इन कंपैरिजन टू ए बी। अब भैया प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग बन गया, जब प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग बन गया तो अब बॉन्ड नहीं टूटेगा इजीली, जब इजीली बॉन्ड नहीं टूटेगा तो आपका वेपर प्रेशर भी कम बनेगा। जब वेपर प्रेशर कम बनेगा दोस्त, तो यहां से क्या आ गया, यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, ये है क्या, दिस इज योर नेगेटिव डेविएशन। इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी ग्राफ बना लेते हैं, इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे इधर, और ये आ जाएगा मेरे पास इधर। इतनी टेढ़ी लाइन अच्छी नहीं, बात नहीं है, ये आ जाएगा इधर। देख रहे हो सीधे लाइन भी कितनी सतर बन रही है, कितनी सीधी बन रही है। ये आएगा इधर से नीचे, इधर से नीचे, और ये आ जाएगा मेरे पास इधर से नीचे। खत्म। समझ में आया, समझ में आया, जवाब दो, जवाब दो। चलिए, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन मैंने तुम्हारा यहीं पे समाप्त कर दिया। इसके अगर आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन के, तो ऑब्वियसली यहां पे क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन में मैं इसको शो करूंगा। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन। फिनॉल एनिलीन हो गया, क्लोरोफॉर्म एसीटोन हो गया, तो ये मेरे पास पॉजिटिव डेविएशन में चला जाएगा। क्लियर। नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो इथेनॉल और एसीटोन ले सकते हो, क्योंकि इनमें अलग से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंट्रामोलिकुलर जब ये आपस में आएगी तो इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलती है, इस वजह से। नहीं तो CH2 कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन आपका एग्जाम्पल है। चलिए, अब बस अपन को एक एक करके 4 प्रॉपर्टी बतानी है। ये 4 प्रॉपर्टी बची हुई है, चैप्टर इसी के साथ तुम्हारा खत्म हो जाएगा, पर अभी बची है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं, बहुत इजी है। इसका फॉर्मूला क्या है वो मैं आपका निकाल के दूंगा। बाकी अगर आपको और क्वेश्चंस करने हैं, ऑब्वियसली आपको और क्वेश्चंस करने होंगे, तो उसके लिए आपने अभी तक अगर हम लोगों के बैच में नहीं आए तो प्लीज बैच में एनरोल हो जाओ। जुनून 2.0 प्लस जो हमारा भयंकर तरीके से चल रहा है ना, कोड ऊपर लिखा हुआ है Y787, कोड यूज करके अपना काम कर लीजिए। अब आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इनका क्या मतलब होता है, टुगेदर बाइंड। तो यहां पे जो कहानी आती है वो आती है बॉन्ड फॉर्मेशन की। तो अगर आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहे हो तो कुछ आपकी SOPs हैं, कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। क्या है,
सबसे पहला जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये नेचर ऑफ सॉल्यूट या नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड ही नहीं करती है कि भैया तू पोलर है, तू नॉन पोलर है, तेरे में डायपोल मूवमेंट ज्यादा है, तेरा डायपोल मूवमेंट कम है, हमें फर्क नहीं पैंदा, हमें फर्क नहीं पैंदा। हमें फर्क कैसे पड़ेगा? फर्क पड़ेगा कि आप ये बताओ कि कितने आदमी हैं, कितने आदमी हैं ये बताओ। ये मत बताओ कि आदमी मोटा है, नाटा है, पतला है या बहुत छोटू है, उससे कोई मतलब नहीं है। इनको नेचर से मतलब नहीं है, ये बता कितने आदमी हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, इससे मतलब होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को क्वांटिटेटिवली कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताई हैं। हम लोगों में आप मुझे इंक्लूड मत करिएगा, मैंने नहीं बनाई है क्योंकि बेकार है। क्या ही है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत भयंकर। ठीक है, तो क्या है इनको एक एक करके अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला जो आएगा वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर समझने की कोशिश करना। वेपर प्रेशर आपका कम हो रहा है। शुरुआत में जो वेपर प्रेशर होता है वो है P1 नॉट। P1 नॉट आपको पता ही है। अब मैं आपको एक दो बातें समझा देता हूं। अगर मैंने कहीं पे W1, M1, P1, N1 ये लिखा तो बातें हो रही हैं सॉल्वेंट के बारे में, यही है एसओपी। ठीक है, कहीं अगर मैंने W2, M2, P2 या फिर N2 लिखा तो बातें हो रही हैं किसके बारे में? सॉल्वेंट के बारे, सॉल्यूट के बारे में। पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट आपका वोलेटाइल है। क्लियर? सॉल्वेंट आपका वोलेटाइल है। बढ़िया है, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ो। अब बात हो रही है रिलेटिव लोअरिंग, तो वेपर प्रेशर कम हो रहा है, तो यहां पे क्या लिखते हैं? P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट, ये आता है मेरे पास मोल फ्रैक्शन, या फिर इसको आप लिख सकते हो मोलैरिटी, है ना, मोलैरिटी, ये निकल के आता है ना। यहां आप मोलैरिटी के बराबर मत लिखिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप इसको मोल फ्रैक्शन के बराबर ही लिखो। अब समझने की कोशिश करना फटाफट से। P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आ गया तो देखो P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। यहां पे मोल फ्रैक्शन किसका आएगा? मोल फ्रैक्शन किसका आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2। क्लियर? ठीक है, यहां पे अपन आप मोल फ्रैक्शन अगर आप लोगे, हाँ बढ़िया है, तो यहां पे क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मतलब टोटल मोल्स आ जाएंगे, टोटल मोल्स आ जाएंगे। अब आपको पता है कि यहां पे N1 जो है वो बहुत बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू N2। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है। तो यहां से अपन N2 नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब आप N2 नेग्लेक्ट करोगे तो क्या निकल के आएगा? P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1। इसको आप खोलने की कोशिश करना। जब आप इसको खोलोगे तो क्या आएगा? P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाई M2, गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, है ना। यहां पे आएगा गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। आखिरी जो फॉर्मूला बनेगा उसको मैं यहां पे लिखूंगा। क्या आ जाएगा? P1 नॉट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ऐसे कर लीजिए और ऐसे कर लीजिए। ये आएगा मेरे पास P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू फर्स्ट का 4 से मल्टीप्लाई W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय सेकंड का थर्ड से W1 इंटू M2। बस देखो वो आ गया। और इसका जो जनरली वो अपन निकालते हैं, वो निकालते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो M2 इज इक्वल टू, M2 इधर ये नीचे आ जाएगा, तो W1 इंटू M1 इंटू P1 नॉट डिवाइडेड बाय, ये आएगा मेरे पास P1 नॉट माइनस P1 इंटू, ये आएगा क्या? ये आ जाएगा W1। खत्म, खत्म। ये है आपका, ये है आपका जो जरूरत था यहां से। ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की कहानी। आप इसको सुंदर से लिखना चाहो तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। M2 इज इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू, यहां पे आ जाएगा W1 इंटू M1 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा W1 इंटू P1 नॉट माइनस P1। फॉर्मूला अगर आप गलती से पेपर में भूल जाओ तो आप ये डिराइव भी कर सकते हो इजीली, ये आप इजीली डिराइव भी कर सकते हो। क्लियर?
कोई दिक्कत, कोई डाउट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपन सेकंड प्रॉपर्टी पे, विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब आप समझने की कोशिश करना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फटाफट से। सेकंड कॉलिगेटिव, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी कर रहे हैं। जब मैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के पास जाता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ क्यों रहा है, ये तुम्हारे दिमाग में आया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसे ही बना दी, कोई सुबह उठा और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, समझ में आया? मैं बताता हूं, सुनना। हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है कि आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया बाबू। इसका एग्जांपल समझिएगा कि जब मैं पानी में नमक डाल देता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अंडे वाले हो, अंडे में नमक डाल देती है मम्मी, या अब तो हम लोग ही करते हैं, तो मम्मी क्या, हम लोग ही जब नमक डाल देते हैं तो अंडा भी जल्दी उबल जाता है, उसकी जो शेल है कैल्शियम कार्बोनेट की जब जो बनी हुई है वो भी जल्दी टूट जाती है। तो वो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की कहानी। तो जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट था वो 100 डिग्री होता है, लेकिन वो अब कन्वर्ट होके किस में हो जाता है, 102 103 में चला जाता है। तो यहां पे क्या आता है, जो मेरे पास चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। किसकी बात कर रहे हैं अपन? सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पूरा मैं यहीं पे डिराइव कर दूंगा, सुनिएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अब देखो तुम्हारा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब, तो यहां पे दो होती हैं, डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। डेल टीबी की जगह क्या लिखेंगे? डेल टीबी बढ़ रहा है तो शुरुआत में क्या है ना, फाइनल माइनस इनिशियल होगा। टीबी नॉट है जो नॉर्मल होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। टीबी क्या है? जो फाइनल है। अब कौन सा बड़ा होगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, ये तो फिक्स्ड वाला है, तो ये बड़ा होगा। जब टीबी बड़ा होगा तो टीबी माइनस टीबी नॉट, और यहां पे एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, वो है मेरे पास केबी है। केबी आया है, केबी आ गया। इसके नाम है कुछ, सबसे पहला नाम है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। और भी नाम होते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी होता है, बहुत सारे नाम है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी होता है, ठीक है। और इसको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। गर्मी बढ़ गई है पर इससे ज्यादा कपड़े उतार नहीं सकते, अड्डा उतर जाएगा, पर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट जो है वो सबसे ज्यादा नाम काम आता है, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली फिर इसको डेल टीबी ही मैं लिखे रहने देता हूं, ये आ जाएगा केबी। एम क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N2 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट W1 केजी में रहेगा तो डिवाइडेड बाई अपन 1000 करना पड़ेगा, तभी तो केजी आएगा। तो क्या आ जाएगा? डेल टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू फर्स्ट का 4 से मल्टीप्लाई N2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा W1। तो क्या आया? KB इंटू N2 गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास इंटू 1000, और यहां आ गया है मेरे पास इंटू W1। ये लो भाई, ये लो डेल टीबी। इसको जब अब बस एक आखिरी फॉर्मूला बना दे रहा हूं, आपको बस M2 इधर लाना है। जब आप M2 इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? M2 इज इक्वल्स टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल टीबी इंटू W1, डेल टीबी इंटू W1। ये लो भाई। तुमसे एक क्वेश्चन और पूछूं, यूनिट बताना, यूनिट ऑफ केबी, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दीजिएगा यूनिट ऑफ केबी, है ना। केबी की यूनिट क्या होगी? तो अगर मुझे केबी की यूनिट निकालनी है तो यहां पे क्या आ जाएगा? टीबी है ना, डेल टीबी डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, तो ये आ जाएगा केल्विन, इधर आ जाएगा मोल पर केजी, ये आ जाएगा मोल पर केजी, तो ये आ जाएगा फर्स्ट का 4 से मल्टीप्लाई केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। सही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया है। चलिए थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ते हैं, बस 2 प्रॉपर्टी और बची हुई है, खत्म कर रहे हैं। अब जब इतना हो गया है तो अपन आते हैं थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, विच इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कैसे होता है समझिएगा। ये वही चीज है कि भैया नमक में मैंने पानी में नमक डाल दिया है। जब पानी में नमक डाल दिया है तो आपको पता है जब मैं पानी में नमक डालूंगा तो भैया वो तुम्हारा जैसे बर्फ की सिल्ली होती है, गर्मियों में हम लोग जब छोटे थे तो बर्फ की सिल्ली आती थी, तो वो गर्मियों में भी बहुत टाइम तक मतलब जमी रहती थी। उसका क्या रीजन होता था कि नमक डालते थे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता था। मेल्टिंग पॉइंट बोल लो या फ्रीजिंग पॉइंट बोल लो, तो वो फ्रीज ज्यादा टाइम तक होती थी। तो क्या बड़ा है, अब सुनिएगा, मेरे पास है TF फ्रीजिंग पॉइंट और यह है TF नॉट। अब वैसे 0 डिग्री होना चाहिए था लेकिन वो -2 -3 तक चली जाती है, तो यहां पे जो वैल्यू बड़ी होगी वो मेरी TF नॉट की बड़ी होगी, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है तो TF छोटा होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा डेल TF। सेम चीज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। इसको आप लिखना चाहो तो TF नॉट माइनस TF इज इक्वल टू KFM। यहां जो आया है वो आया है KF विच इज ऑल्सो नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको अपन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, है ना, चाहे आप इसको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी अपन इसको बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो मेन जो है वो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ही रहता है। अब इसको फटाफट से, इसको भी सेम कहानी, डेल TF इज इक्वल टू KF, ये आ जाएगा N2 डिवाइडेड बाई W1 डिवाइडेड बाई मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये आ जाएगा 1000 पे। तो डेल TF इज इक्वल टू KF, ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा मेरे पास W2 डिवाइडेड बाई M2, है ना, इसको ऐसे कर लो, ये आ जाएगा W1 डिवाइडेड बाई 1000। अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा KF इंटू फर्स्ट का 4 से मल्टीप्लाई W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई यहां पे क्या आ जाएगा M2 इंटू W1, तो ये आ जाएगा डेल TF। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, आखिरी देखो वो आ गया बस, तो M2 क्या आ जाएगा, M2 मेरे पास हुआ KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल TF इंटू W1। ये लो भाई, इसकी भी जो KF की यूनिट आएगी, यहां पे भी जो KF की यूनिट आएगी, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की जो यूनिट आएगी वो सेम ही आएगी, दैट इज मोल पर kg। निकाल के देख लेना, मोल पर kg आएगी। अरे भैया यहां पे भी तो मोलैलिटी है, यहां पे भी तो केल्विन है, ठीक है, मतलब क्या निकाले थे, केल्विन kg पर मोल। अभी गड़बड़ हो जाती, केल्विन kg पर मोल। देखो वो आ गया, है ना, 3 हो गई हैं। अब बस एक आखिरी बचा हुआ है, उस आखिरी को करने से पहले अपन बीच में 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका ये है, आपका कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे, इसका वीडियो रोक के, वीडियो पॉज करके फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दो। ब्लेओ में साइड हो गया, वीडियो रोक लो, कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, when 1 mole of benzene is mixed with 1 mole of toluene the vapor will contain। अब देखो किसका मिक्सचर है, बेंजीन है, ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, बेंजीन प्लस टोलीन। ये जो मेरे पास एग्जांपल है ये है आइडियल सॉल्यूशन का, आइडियल सॉल्यूशन है। तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन में डेल V बराबर डेल H दोनों ही 0 होते हैं, तो इक्वल अमाउंट रहता है, कुछ भी चेंज नहीं होता, इक्वल अमाउंट रहता है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट केल्विन kg पर मोल, केल्विन kg पर मोल एक ही में लिखा हुआ है, या फिर आप केल्विन मोलैलिटी इनवर्स लिख सकते हैं। बढ़िया, चलिए अब एक आखिरी है, वो है मेरे पास ऑस्मोसिस, है ना, फिर है मेरे पास ऑस्मोसिस, और क्वेश्चंस में करा दूंगा ऑस्मोसिस, या फिर जो आपकी सबसे आखिरी है वो है मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए ऑस्मोसिस आपको समझनी पड़ेगी। देखो मेरे पास 2 सॉल्यूशन है जिसको अपन ने सेपरेट करने के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में मेरे पास छोटे छोटे से छेद होते हैं। जब छोटे छोटे से छेद होते हैं उनमें क्या होता है कि वहां से पार्टिकल्स आपस में लेन देन करते रहते हैं, आपस में ट्रांसफर हो सकता है। तो सुनिएगा, when a semi-permeable membrane separates a solvent from a solution, solvent molecules tend to pass, है ना,
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टेंड टू पास फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना यहां पे जो ऑस्मोसिस में कहानी होती है वो सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन होती है, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, है ना, सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन होती है। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है भैया, वैसे तो अपने आप यहां पे सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन लेन देन हो रहा है आपस में, लेकिन इसको रोकने के लिए मैंने प्रेशर लगाना पड़ता है, मुझे प्रेशर लगाना पड़ता है। देखो लिखा भी हुआ है द एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट। भैया ये जो ऑस्मोसिस हो रही है इसको रोकने के लिए वो जो मैं प्रेशर लगाता हूं दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। The excess pressure which must be applied to a solution to prevent the flow of solvent molecules into it through the semi-permeable membrane as a result is known as osmotic pressure। आ जाइए, अब ये osmotic pressure जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या कर रहे हैं अपन, फोर्थ देख रहे हो, सारा कोरे कागज पर करा रहा हूं जिससे आपको चीजें समझ में आए। ऑब्वियसली तुम कहीं से भी पढ़ोगे यार, थ्योरी तुम्हें हर कोई पढ़ा देगा। थ्योरी में क्या है, जो लिखा हुआ है अंडरलाइन कर दिया। ऑनलाइन में क्या चलता है, थ्योरी है, ये देखो ये इसके बराबर है। जैसे हमारे स्कूल में था, मैं बचपन की बात कर रहा हूं, वो पढ़ाने आती थी, एनसीईआरटी खोली, सो ऑस्मोटिक प्रेशर जो लिखा हुआ है उसके लाइन से पहले सो लगा देते थे। तो ऑनलाइन में यही रहता है, अरे भैया पढ़ाना है तो कोगरे कागज पे पढ़ा जाके। आइए, तो जब मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करता हूं, पढ़ाई हमेशा कोरे कागज पे ही होती है ना, पढ़ाई हमेशा ब्लैंक बोर्ड पे होती है, लिखे हुए बोर्ड पे तो भैया रीड आउट होता है। तो जब मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करूंगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को अपन दिखाते हैं पाई से। तो ये जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन ट्रांसफर ज्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मीन फ्री स्पीड ऑफ पार्टिकल बढ़ेगी तो मूवमेंट इजी हो जाएगा। तो ये दो कहानी है मेरे पास। अब इन दोनों को जब मैं कंबाइन करता हूं तो CT आता है, प्रोपोर्शनैलिटी का जब मैं साइन हटाता हूं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है विच इज अ गैस कांस्टेंट, विच इज द गैस कांस्टेंट जिसकी यूनिट होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। बढ़िया है, बढ़िया है। इसको अपन थोड़ा सा और सुंदर बना लेते हैं। सुंदर बनाने के लिए बस आपको पाई इज इक्वल टू CRT लिखना होता है। ये जो है वो कुछ PV इज इक्वल टू NRT से मैच कर रही है क्या, मैच कर रही है क्या, नहीं कर रही, आ जाओ मैच करा देता हूं। देखो पाई इज इक्वल टू CRT की जगह मैं C की जगह N/VRT लिख सकता हूं क्या, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पाई V इज इक्वल टू NRT। तो ये जो है वो पूरी रिप्रेजेंबल करती है PV इज इक्वल टू NRT से। बस यहां पे प्रेशर होता है, वहां मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूं। बस हो गया क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले आपको मुझे दो चीजें समझानी है। एक है अजियोट्रॉप, है ना, उसके बाद बस क्वेश्चन करेंगे। अब आते हैं अपन अजियोट्रॉप पे। अजियोट्रॉप क्या होता है, और इसका बहुत इजी क्वेश्चन आता है, सुनिएगा। अजियोट्रॉप क्या होता है, ये बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं जिनका कॉम्पोजिशन सेम होता है लिक्विड और वेपर फेज में, है ना, लिक्विड और वेपर फेज में जिनका कॉम्पोजिशन सेम होता है और ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। क्वेश्चन आ गया कि अजियोट्रॉप क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप है ये कौन शो करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, मिनिमम आया है तो मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप जो शो करेगा वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा राउल्ट्स लॉ से। अभी बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। यहां पे पॉजिटिव डेविएशन होता है राउल्ट्स लॉ से, ठीक है। और पॉजिटिव डेविएशन कब होता है, पॉजिटिव डेविएशन कब होता है, जब मेरे पास AA प्लस BB का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपैरिजन टू AB। ये 3 पॉइंट साथ साथ लिख लेना। मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप, उसके नीचे एरो बना के पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, उसके नीचे एरो बना के पॉजिटिव डेविएशन में AA प्लस BB का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपैरिजन टू AB। बढ़िया है। आगे जब मैं नेगेटिव डेविएशन में आऊंगा, मतलब वो तो हो गया मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप, जब मैं मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रॉप में आऊंगा तो यहां पे होता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ क्वेश्चन आ जाएगा एज इट इज, मैं बता रहा हूं, फिर मत गलत करके आना। अब नेगेटिव डेविएशन है राउल्ट्स लॉ से, जब नेगेटिव डेविएशन है राउल्ट्स लॉ से तो आपने क्या ध्यान रखना है, यहां पे AA प्लस BB का जो इंटरेक्शन है वो वीकर होगा इन कंपैरिजन टू AB।
इन कंपैरिजन टू ए बी। ठीक है, इसका अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो नाइट्रिक एसिड एंड वाटर इज द एग्जाम्पल। ठीक, बस क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करिए, इसके बाद बस वांट ऑफ फैक्टर मुझे बताना है। वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर से क्या क्वेश्चन आता है वो भी इजी है। अमंग्स द फॉलोइंग व्हिच इज वन इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ना मैंने ये पढ़ाया, ना ये पढ़ाया, ना ये पढ़ाया, एक ही चीज पढ़ाई, ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट, इसको मैच करना फटाफट से, ये मैच करो जल्दी भाई, 2-3 मिनट में और खत्म कर रहा हूं, जल्दी से बता दो, बता दो। 1.25 घंटे में आप देख रहे हो, देख रहे हो, इतना ही आएगा सीयूईटी में। सीयूईटी का इतना ही है, मोर देन इनफ है। राउट बाबा क्या बोलते हैं? राउट बाबा बोलते हैं ये वाली बात। हेनरी बाबा क्या बोलते हैं? इसके साथ ऑप्शन मैच नहीं करेंगे, ये मत देखना। हेनरी बाबा क्या बोले? हेनरी बाबा बोले ये वाली बात। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहां है? ये रहा। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सीआरटी, ये रहा। ये किसके लिए था? ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन था जिसको मैं बोल रहा था कि बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन है, इसका अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए आइए करते हैं। क्या होता है? टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग अज़ोट्रोप। देख रहे हो, मिनिमम बॉइलिंग अज़ोट्रोप है, मिनिमम बॉइलिंग अज़ोट्रोप है, तो मतलब पॉजिटिव डेविएशन होगा राउल्ट्स लॉ से। पॉजिटिव डेविएशन होगा राउल्ट्स लॉ से, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। और जब पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन में अभी मैंने बताया क्या होता है, ए बी बी का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपैरिजन टू ए बी। तो ए बी इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर, उल्टा बोल रहा है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस बिकॉज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ए एंड बी कैन एस्केप। कुछ भी बातें कर रहा है, सेम ये बोल रहा होगा। आंसर है इसका डी। ए बी इंटरेक्शंस आर वीकर देन ए। देख लो वीकर है इन कंपैरिजन टू ए और बी बी। आ गया, देखो वो आ गया। बस एक आखिरी है, एबनॉर्मल मोलर मास। क्या क्वेश्चन आता है अभी मैं बताता हूं, वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड। सुनिएगा, आखिरी टॉपिक, सस्ता टॉपिक, पर क्वेश्चन आ जाएगा, ध्यान रखना, क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, क्वेश्चन पक्का आएगा। चलिए, पानी फैल गया भाई। सुनिएगा क्या होता है। देखो, जो मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास कैलकुलेट करता हूं, मैंने अभी बताया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अपन मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं। जब मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास कैलकुलेट करता हूं, उसके अकॉर्डिंग मेरा जो एक्सपेरिमेंटल मोलर मास है वो कभी कभी मैच नहीं होता है। तो ये जो मिस मैचिंग चलती है, देखो 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 क्या लिखा हुआ है, द थ्योरेटिकल वैल्यूज ऑफ मोलर मास व्हेन कैलकुलेटेड फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन आर समटाइम्स फाउंड टू बी डिफर फ्रॉम एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यूज। इसको अपन बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। ये अंग्रेजी में लिखा है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे फंसता है, समझने की कोशिश करना प्लीज। कप गिरता भी बहुत जोर का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर एल्युमिनियम सल्फेट व्हेन इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड? तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू ICRT। ICRT, बस ये तुमसे वांट ऑफ फैक्टर पूछ रहा है, आई पूछ रहा। तो देखो Al2 एल्युमिनियम सल्फेट है, SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस। तो ये किस में टूटेगा? ये टूटेगा तुम्हारा, देखना, ट्वाइस ऑफ Al3 पॉजिटिव प्लस ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ या फिर थ्राइस ऑफ SO4 नेगेटिव। ठीक है, तो यहां जो मेरे पास वांट ऑफ फैक्टर होगा कितने में टूटा? 5 में टूटा, तो 2 + 3 ये आ जाएगा 5। तो कंप्लीट एसोसिएटेड में आई हो जाएगा तुम्हारे पास 5। बस यही क्वेश्चन आता है। यहां पे वो फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो ये सारे इधर पे लिखे हुए हैं, ये आपके यहां पे लिखे हुए हैं। बस आखिरी यही था। इसी के साथ, क्योंकि पाई इज इक्वल टू ICRT आता है ना, कितने में टूटा? 2 और 3, 3 में टूटा तो ये आ जाएगा 5। अब अगर मेरे पास, हाँ ठीक है, अगर मेरे पास NaCl होता, अगर मेरे पास NaCl होता तो किसमें टूटता? Na++ Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे जो वांट ऑफ फैक्टर आता है वो 1 निकल के आता। यही क्वेश्चन होता है मेरे पास, यही होता है मेरे पास क्वेश्चन। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, वो जो ग्लूकोज होता है या यूरिया होता है, इनका वांट ऑफ फैक्टर जो निकल के आएगा वो हमेशा 1 ही होता है। इनका 1 ही होता है, क्योंकि ये डिसॉल्व होते हैं, डिसोसिएट नहीं होते हैं। बस इसी के साथ तुम्हारी कहानी और अपनी कहानी होती है खत्म। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मुझे मेल करके पूछ सकते हैं, है ना, shikhar.singh@adda247.com।
है ना, इस पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। बाकी अगर आपने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग फटाफट से आ जाइएगा। मैं बस एक आखिरी बार दिखा देता हूं आपको। आप लोग इधर आइएगा और यहाँ पे अड्डा 24/7 पे आके, है ना, अड्डा 24/7 पे जब आप आओगे तो यहाँ अपने पास ऑल कोर्सेज में एक बारी बस फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि तुम लोग अभी कहीं ज्वाइन हुए नहीं हो, अभी टाइम है। ये बैच 5 अप्रैल को ही लॉन्च हुआ है। तो ये है आपका अभी 3569 पे, इस पे अपन और ऑफर लगा के, है ना, Y787 ऑफर लगा के यही बैच आपका 3485 का पड़ जाएगा। नाउ इज द टाइम। ये आपको अगर आप इधर देखोगे तो आपको इधर क्या क्या मिलने वाले, देखना, कोड ध्यान रखना, कोड ध्यान रखना, उसी से तुम्हारा ऑफ हुआ है। क्या क्या मिलेगा, 4 ई बुक्स है, 78 ई बुक्स है, 131 टेस्ट सीरीज है, और सब छोड़ के तुम्हारे पास जो फैकल्टीज हैं वो एक बारी आप लोग देख लीजिएगा। कितने कितने मुंडी दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। 9 क्लासेस डेली होने वाली हैं। तो 30 दिन बचे हैं, बैच भी 30 दिन का है, क्रैश कोर्स टाइप है, तो आपके लिए यही मौका है ना। तो मिलता हूं मैं आपको बैच में। बाकी अच्छा लगा, मजा आया, सॉल्यूशन का वन शॉट पूरा बड़ी तरीके से क्लियर हुआ, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दीजिएगा। मैं मिलूंगा ऐसे ही वन शॉट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।